हमने लास्ट सेशन में कहां तक पढ़ा था? 12.4 तक। ठीक, अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। इससे जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था, उस लेक्चर में हमने देखा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी की थी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू RI, R is proportionality constant, that is called proportionality constant, that is called resistance. Resistance is the property which opposes the flow of current in the circuit. Now, अब इसी में एक और चीज थी, I एंड R के बीच में क्या रिलेशन था? I और R के बीच में रिलेशन याद है कुछ? क्या था? I is inversely proportional to R. If you increase the value of resistance R, then current will decrease. This means if in any circuit, if you increase the resistance, the flow of current will decrease. ठीक है, ये इसके बीच में रिलेशन था। और V और I के बीच में क्या रिलेशन था? V directly proportional to, if you increase the value of current, then voltage will increase. If you decrease the current, voltage will decrease. तो इसका मतलब सीधी सी बात है, V, I और R इन तीनों के बीच में आपस में रिलेशन है किसी भी सर्किट में। ठीक है, और एक डायरेक्ट जो रिलेशन बताया था ये वाला ओम्स लॉ ने, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन I। हमेशा V अपॉन I का रेशो में क्या मिलना चाहिए? कांस्टेंट। ठीक है, किसी भी सर्किट में V अपॉन I हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक, अब हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं इसको, किसको? फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, जरा इसको प्रॉपर वे में हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखो एक्टिविटी 12.3 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटी, इसमें कह रहा है कंपेयर एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए सेल, अमीटर, नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ L से मार्क्ड A1 एंड ए प्लग की एंड सो ऑन एज शोन इन फिगर 12.1। इसमें देखो हम क्या क्या इसने दिया है। एक सर्किट को बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? एक तुम्हारे पास सेल होना चाहिए, एक प्लग की होनी चाहिए, एक अमीटर की रिक्वायरमेंट है, बीच में तुम्हारे पास ये क्या है? एक लोड। अभी तक हमने लोड देखा कि इससे पहले प्रीवियस सर्किट में जितने भी बने थे, लोड की जगह क्या बना था? बल्ब। बल्ब की जगह एक्चुअली बल्ब भी एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है? रेजिस्टेंस। लेकिन अब हमने बल्ब की जगह क्या किया? डिफरेंट टाइप्स के वायर्स यूज किए। जो ये वायर है 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4, 4 तरीके के हमने क्या यूज किए? वायर। ठीक है, इन वायर्स को देखेंगे। लोड की जगह हमने क्या यूज कर लिया? वायर। तो कह रहा है यहाँ पे हमने जो वायर यूज किया वो किसका बना हुआ है? नाइक्रोम वायर। किसका बना हुआ है? नाइक्रोम वायर। अब देखते हैं, ये पूरा सर्किट हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक, इस सर्किट में प्लग की, अब ये की ऑन है या ऑफ कंडीशन में? देखो ये की इधर पॉइंट लगा हुआ है, इसका मतलब इस समय सर्किट ऑन कंडीशन में है, सर्किट वर्क कर रहा है। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन इसमें कौन सी होगी? दिस इज माइनस, दिस वन इज प्लस, सो करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। करंट कैसे जाएगा? यूं फ्लो करेगा आई, फिर ऐसे जाएगा और ये आई फ्लो करेगा। और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरीके से, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जाएगा। जनरली हम इलेक्ट्रॉन्स को शो नहीं करते, हम सिंपल कैस को शो करते हैं? करंट को शो करते हैं। ठीक है, नाउ इसमें दे रहा है फिगर 12.5 इलेक्ट्रिक सर्किट टू स्टडी द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर डिपेंड। तो पहला पॉइंट, नाउ प्लग द की, नोट द करंट इन द अमीटर। जैसे हमने की ऑन ऑफ की, इसमें की लगा दी, हमने अमीटर में रीडिंग नोट कर ली। तो पहली रीडिंग हमारी करंट की आ गई I1, कोई रीडिंग आ जाएगी। फिर उसके बाद हमने क्या किया? नेक्स्ट आगे बढ़े, सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में हमने देखा रिप्लेस द नाइक्रोम वायर ऑफ अनदर नाइक्रोम वायर ऑफ सेम थिकनेस बट ट्वाइस द लेंथ। अभी जो नाइक्रोम वायर की लेंथ कितनी थी? यहां से लेके यहां तक लेंथ थी, कितनी? ये लेंथ। ठीक है, L। तो फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा था, जो हमारे पहले में थी, नाइक्रोम वायर की लेंथ कितनी थी? L, L1 ले लिया। सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया
कि सर्किट तो यही है, इस वायर को हटा के दूसरी वायर ले ली जो यहां से लेके यहां तक ऐसे डबल लेंथ में है, जस्ट कैसी है, डबल। तो अब हमने जो लेंथ ले ली, पहली लेंथ L1 इक्वल टू L, दूसरे में हमने जो लेंथ ली L2 वो कितनी ले ली, 2L, जस्ट डबल कर दिया। किसकी लेंथ, नाइक्रोम वायर की। किस सर्किट के बीच में, इधर से इधर के बीच में, ये वाली हमने चूज कर ली, कौन सी, ये वाली। ठीक, अब कह रहा है रिप्लेस द नाइक्रोम वायर बाय अनदर नाइक्रोम वायर ऑफ द सेम थिकनेस बट ट्वाइस द लेंथ, दैट इज 2L। कितनी लेंथ की हमने ले ली, 2L, मार्क्ड इन 2। इसके बाद हमने थर्ड कंडीशन चूज किया। थर्ड कंडीशन में क्या कह रहा है, नाउ द वायर रिप्लेस द वायर ऑफ थिकर नाइक्रोम वायर ऑफ द सेम लेंथ L। थर्ड कंडीशन पे एक हमने थी, जो हमारा L1 था ना, L1 हमारी लेंथ L थी, लेकिन वायर कैसी थी, थिन। अब हमने सेम लेंथ की, जैसा L लेंथ की हमने वायर ले ली, अब ये कैसी है, थिकर, थिकर वायर ले ली। यहाँ पे इधर से इधर जो हमने कनेक्ट किया, कैसी वायर कर दी, सेम लेंथ L लेकिन थिकनेस है। मान लो जैसे हमने पहले वाले में लिया, मान लो पहली वाली कंडीशन में वायर तुम्हारी ये है, तो हमने जो तीसरी कंडीशन ली, ये वायर थोड़ी सी थिक हो गई। ठीक, इसका मतलब ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए क्या है, इंक्रीज कर गया। क्रॉस सेक्शनल ए इंक्रीज करने का मतलब रेडियस इंक्रीज कर जाएगा, यही बात हुई। तो एरिया कब इंक्रीज करता है, जब रेडियस इंक्रीज करे। तो हमसे कह रहा है नाउ रिप्लेस द वायर ऑफ थिकर नाइक्रोम वायर द सेम लेंथ L, मार्क 3, ए थिकर वायर हैज ए लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगेन नोट डाउन द करंट इन द सर्किट। तो हम करंट को कैसे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, देख लेते हैं। L1 में हमने करंट रिप्रेजेंट कर दी I1, L2 में हमने करंट रिप्रेजेंट कर दी I2, L3 कंडीशन पे जब हमने वायर थिक कर दी, लेकिन लेंथ उसकी कितनी है L, पर वायर कितना है, थिकर हो गया, तब हमने करंट मेजर कर ली I3। अब आगे चलते हैं। फिर इंस्टीड ऑफ टेकिंग नाइक्रोम वायर कनेक्टेड ए कॉपर वायर मार्क्ड 4। अब ये जो मार्क्ड 4 है, इसमें हमने कौन सी ले ली, कॉपर वायर। इन द सर्किट लेट द वायर ऑफ द सेम लेंथ। फोर्थ कंडीशन देखो, फोर्थ में L कैसी है, L4 की वैल्यू क्या है, L के बराबर है, लेकिन वायर किस मटेरियल का बना है, कॉपर मटेरियल का। यहां तक तीनों कंडीशन पे हमारे वायर का कैसा था मटेरियल, नाइक्रोम वायर। निकेल और क्रोमियम का कॉम्बिनेशन का वायर बनता है, वो नाइक्रोम वायर। फोर्थ कंडीशन में हमने चूज कर लिया कॉपर वायर। अब हमसे कह रहा है इसमें लेट द वायर ऑफ द सेम लेंथ ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया एज दैट ऑफ द फर्स्ट नाइक्रोम वायर मार्क्ड 1, नोट द वैल्यू ऑफ द करंट। अब हमने जो करंट मेजर की, फोर्थ कंडीशन में हमारी करंट क्या आएगी, जब हमने कॉपर वायर लिया I4, ये I1 फाइंड आउट किया, I2 फाइंड आउट किया, I3 फाइंड आउट किया, I4। L1, L2, L3 में तीनों का वायर का मटेरियल सेम है, बट उनकी लेंथ और थिक चेंज है। L1 कंडीशन में नाइक्रोम वायर की लेंथ L है, L2 कंडीशन में जस्ट डबल लेंथ कर दी। मान लो अगर L 1 मीटर है, तो सेकंड कंडीशन में लेंथ कितनी हो गई, 2 मीटर। थर्ड कंडीशन में लेंथ तो 1 मीटर है, लेकिन वायर कैसा हो गया, थोड़ा सा मोटा, थिकनेस हो गई। और चौथे कंडीशन पे हमने सेम लेंथ का L की 1 मीटर का वायर लिया, लेट अस सपोज दैट, बट देयर मटेरियल चेंज। मटेरियल क्या कर दिया, कॉपर, नाइक्रोम की जगह कॉपर चेंज कर दिया। हमसे कह रहा है नोटिस द डिफरेंस ऑफ द करंट इन ऑल केसेस, I1, I2, I3, I4, चारों केस में हमें मेजर करना है। क्योंकि ये हमारा अमीटर लगा है, तो मैं ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, बस वायर चेंज करो, अमीटर अपने आप रीडिंग दे देगा। तो 4 रीडिंग तुम्हारी आ जाएंगी, I1, I2, I3 और चौथी I4, ये 4 करंट निकल आएगी। डज द करंट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब तुम्हारे ऊपर यहां से 2 क्वेश्चंस जनरेट हो गए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डज द करंट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर, आई की वैल्यू क्या वायर के लेंथ पे डिपेंड कर रही है। दूसरी कंडीशन, डज द करंट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल यूज्ड, जो कि हमने थर्ड वाली पोजीशन पे हमने किया था। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। जब हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देंगे, ए की वैल्यू हमने क्या कर दी थी, इंक्रीज। उस सिचुएशन पे हमारे रेजिस्टेंस या करंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक्चुअली ये सीधी सीधी बात बताएं, ये कुछ नहीं पूछ रहा है, सिर्फ तुमसे पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस में क्या चेंज आ रहा है। असली फैक्टर क्या पूछ रहा है, जो करंट तुम्हारी बदल रही है वो उसका रेजिस्टेंस से क्या लेना देना है। असली बात तो तुमसे पूछ रहा है। अगर तुमसे आई फाइंड आउट करने को बोल रहा है, इसका मतलब वो रेजिस्टेंस भी पूछ रहा है। तो इन 4 कंडीशन में हमको क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ठीक है,
वो करंट की हेल्प से। आओ चलते हैं। तो इस चीज को समझ में आया। फिर से हमने पहली पोजीशन पे हमने क्या किया था, L1 हमारी थी लेंथ L, वायर था नाइक्रोम निकल क्रोमियम का। दूसरे में L2 हमारा कितना था, 2L था, लेकिन वायर नाइक्रोम का था। तीसरी कंडीशन पे L3 हमारा क्या था, ये लेंथ तो L था पर वायर क्या कर दी थी, थिक कर दी थी, मतलब इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया। अब हमसे दो क्वेश्चंस जनरेट हो गए। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डज द करंट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया का कोई इंपैक्ट पड़ेगा वायर के उसमें करंट में, ये इंक्रीज करने से करंट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। चलो इन सब चारों के क्वेश्चन सॉल्यूशन हम आगे देखते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया का सिंपल सी मीनिंग है कि जैसे ये तुम्हारा कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर हमारा कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, उसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, इसका मतलब इसका ये रेडियस r, और क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू कितनी होती है, पाई r स्क्वायर, क्योंकि कोई भी वायर हमारा कैसा होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। अब बहुत थिक भी है तब भी अगर हम उसको चेक करेंगे तो भी वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब ये होता है। ठीक है, अब इन चारों के क्वेश्चंस हम आगे की नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। ठीक, इट इज ऑब्जर्व दैट, अमीटर क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। इट इज ऑब्जर्व दैट द अमीटर रीडिंग डिक्रीज टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड। क्या कर दिया, मान लो L1 की वैल्यू हमने L2 की वैल्यू क्या कर दी थी, 2L की थी, तो हमसे क्या कह रहा है, अमीटर रीडिंग डिक्रीज टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज डबल। तो इसका मतलब अमीटर की रीडिंग मान लो सेकंड केस में I2 की वैल्यू ओरिजिनल करंट का हाफ हो गया। इसका मतलब क्या है, एज यू इंक्रीज द लेंथ डबल करंट विल हाफ। तो लेंथ और करंट के बीच में कुछ रिलेशन सा नजर आ रहा है। हमने क्या किया, कह रहा है इट इज ऑब्जर्व दैट अमीटर रीडिंग डिक्रीज टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल। लेंथ हमने पहले L1 कितनी ली थी, L, तो हमारे पे करंट कितनी फ्लो कर रही थी, I1 = I। अब जब लेंथ हमने L2 की वैल्यू क्या कर दी, 2L, तो करंट I2 कितनी हो गई, ओरिजिनल करंट की हाफ, आधी हो गई। आगे देखते हैं फिर क्या हो रहा है। द अमीटर रीडिंग इज इंक्रीज्ड व्हेन द थिकर ऑफ वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड द सेम लेंथ इज यूज्ड इन द सर्किट। अब क्या कह रहा है, जो हमारी थर्ड पोजीशन थी, थर्ड में हमने क्या किया था, L3 की वैल्यू रखी थी L, लेकिन इसको क्या कर दिया था, वायर को, नाइक्रोम वायर को हमने थिकर कर दिया था, मोटा बना दिया। मतलब पहले पतला था, अब ये L1 की कंडीशन है, और L3 की कंडीशन क्या है, वायर ये हो गया, वायर क्या हो गया, थिक। इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज हो गया। सिंपल सी क्या मीनिंग है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज हो रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज का मतलब रेजिस्टेंस की रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहां उसका क्या दिया गया है, द अमीटर रीडिंग इज इंक्रीज्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, व्हेन द ए थिकर वायर, वायर कैसा हो रहा है, थिकर, ऑफ द सेम मटेरियल, नाइक्रोम का यूज किया था फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पोजीशन पे, and of the same length is used in the circuit. A change in the ammeter reading is observed when the wire is a different material of the same length and the same area of cross sectional is used. तो अब देखो क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन में जब L2 था हमारा, इसमें भी करंट चेंज हो रही। थर्ड कंडीशन पे जब हमारा L3 था तब भी करंट की अमीटर रीडिंग चेंज बता रहा है, क्योंकि वायर थिक हो रही है। थिक होने का मतलब क्या हो रहा है, उसमें करंट की क्या पोजीशन हो रही है, अमीटर रीडिंग इंक्रीज, करंट इसमें क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। L2 के केस में करंट क्या हो रही थी, करंट डिक्रीज हो रही थी L2 के केस में। ठीक है, अब L4 के केस में देखते हैं, जब हमारे पास क्या था, लेंथ L4 कंडीशन था ना, इसमें जो हमारी वायर थी वो उसकी लेंथ कितनी थी, L, लेकिन वायर का मटेरियल क्या था, कॉपर। और कॉपर मटेरियल में क्या कह रहा है वो तुमसे, a change in ammeter reading is observed when the wire of different material, कौन सा, wire of different material, यहां दे रहा है wire of different material of the same length and the same cross sectional area is used on applying Ohm's law। तो देखो L1, L2, L3, L4 चारों के केस में हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। जब L1 L था करंट हमारी I थी,
जब L2 2L हो गया, करंट कितनी हो गई, हाफ हो गई। और जब लेंथ L3 थी, लेंथ तो L है लेकिन क्या है, थिक, तब भी हमारी करंट क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है, हो रही है। लेकिन चौथे कंडीशन में उसने क्या बोला, लेंथ L है लेकिन मटेरियल नाइक्रोम की जगह क्या है, कॉपर, तब भी करंट हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब चारों ऑब्जर्वेशन में हमारे अमीटर की रीडिंग में इंपैक्ट पड़ रहा है। अब तुमसे पूछे कि इन चार में से कोई चीज हो रही, तुम कहोगे यस श्योर, करंट की रीडिंग चेंज होगी। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटी थी जो तुम्हारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इतना समझ में आया? नेक्स्ट, तो अब हमारे पास क्या किया, इन चारों ऑब्जर्वेशन से हमने कुछ कैलकुलेशन निकाली। रिजल्ट कह रहा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, सेकंड ऑन इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, थर्ड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, हमने पीछे एग्जांपल्स हमने क्या चार ऑब्जर्वेशन क्या किए, ऑब्जर्वेशन हमारे चारों ऑब्जर्वेशन क्या निकले। नंबर 1, पहला क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर 1 इट्स लेंथ, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। सेकंड पोजीशन पे किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड पोजीशन किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ मटेरियल। अगर हम नेचर ऑफ मटेरियल, तो इसका मतलब अगर हम नाइक्रोम का वायर यूज करें, फिर अगर हम कॉपर का वायर यूज करें, और अगर हम तीसरी कंडीशन एल्युमिनियम का वायर यूज करें, आयरन का वायर यूज करें, हमारे इन चारों केस में रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। और अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो हमारे सर्किट का करंट चेंज होगा, और अगर हमारा सर्किट का करंट चेंज हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग वोल्टेज कम ज्यादा होगा। तो सीधी सी बात है कि हम जो भी मटेरियल यूज करेंगे उससे रेजिस्टेंस पे इंपैक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो करंट पे इंपैक्ट पड़ेगा, करंट इंक्रीज कम ज्यादा हो रही तो वोल्टेज पे इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, और वोल्टेज पे इंपैक्ट पड़ा तो कुल मिला के कह देंगे, और ज्यादा एक्सप्लेनेशन करना है तो चार्ज वार्ज इन सब पे, वर्क डन इन सब पे इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे ज्यादा किस पे फोकस करेंगे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, लेंथ ऑफ द वायर पे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो इन्हीं तीन चीजों को उसने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, प्रिसाइज मेजरमेंट। इन तीनों चीजों से उसने क्या बताया, प्रिसाइज मेजरमेंट have shown the resistance of the uniform metallic conductor is directly proportional to its length, क्योंकि लेंथ बढ़ रही थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमारी पहली कंडीशन क्या निकली, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। सेकंड, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइंड कर दो, तो आर इज, इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है। इन दोनों को कंबाइंड कर दो तो आर बराबर, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एल अपॉन ए आ गया। इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए हम एक क्या यूज करते हैं, एक नया टर्म यूज करते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब ये रो क्या चीज है, इसको क्या पढ़ते हैं, रो, आर एच ओ, ग्रीक लेटर। रो क्या होता है ये देखते हैं। रो तुम्हारा कुछ नहीं है, जन सिंपल सी रेजिस्टिविटी, TIVI, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। क्योंकि तुमने गौर करके देखा कि हमारा रेजिस्टेंस एक नई चीज, मटेरियल पे भी तो डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। इन दो फार्मूलों में कहीं भी, इन दो रिलेशन में कहीं भी रेजिस्टेंस का जिक्र हो ही नहीं रहा है मटेरियल का। तो उस मटेरियल को इसमें इन्वॉल्व करने के लिए हमने क्या करना पड़ा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो को लेना पड़ा, और यही रो तुम्हारा क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। समझ में आए? अब तुम गौर करके देख लो, अगर इस डेफिनेशन को ढंग से एकदम देखना है तो अब देखो क्या बना, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए बना। तीनों फैक्टर हो गए, 1 2 और ये तीसरा, तीनों फैक्टर आ गए। तो रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली हो गया, अगर मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लेंथ बढ़ा दोगे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लेकिन ए बढ़ाने से जैसे जैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी तो ये फाइनल रिजल्ट कम होता जाएगा। ठीक है, तो हमारा रेजिस्टेंस किसके किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर गया, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया और नेचर ऑफ मटेरियल।
3 चीजों पे। एक चौथा चीज और होता है, अगर हम ये सबको टेम्परेचर का भी इंपैक्ट डाल दें तो 4th पॉइंट तुम्हारा और होता है टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस हमारा 4 चीजों पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ वायर एंड क्रॉस सेक्शनल ऑफ एरिया एंड टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। जनरली हम प्रैक्टिकल करते समय टेम्परेचर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट एट ए रूम टेम्परेचर। तो इसको इसलिए उसने इन्वॉल्व नहीं किया, इस रिलेशन में कहीं नहीं आया। और डेप्थ एनालिसिस करेंगे रेजिस्टेंस की, तब वहां टेम्परेचर इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो हम अभी अपने क्लास में कितने पढ़ेंगे, इन 3 चीजों पे पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन द वायर लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर एंड द मटेरियल्स का नेचर। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक कोई डाउट? बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं, एक पॉइंट, कहीं बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी चीज बता रहे हैं। तो इक्वेशन तुम्हारी 12.10 इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन। क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट? R इज इक्वल टू रो L बाई A, इसको रट लो बिल्कुल। ठीक है, where rho is the constant of proportionality and is called the electrical resistivity of the material of the conductor. The SI unit of resistivity is ohm meter. इसकी यूनिट क्या है, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी जो ये तुम्हारा है रेजिस्टिविटी, इसकी यूनिट क्या है, ओम मीटर, याद रख लेना। It is the characteristic property of the material. The metal and alloy have very low resistivity in the range of 10 raised to the power minus 8 ohm meter to 10 raised to the power minus 6. किसकी? मेटल एंड alloy। जैसे नाइक्रोम हमारा alloy था ना, तो यहां पे हमने देख रहे हैं इनकी रेजिस्टिविटी रो की रेंज कितनी दी गई है, 10 raised to the power minus 8 ohm meter to 10 raised to the power minus 6 ohm meter। मतलब बहुत कम रेजिस्टिविटी है। जब रेजिस्टिविटी कम होगी तो तुम सोचो इसकी वैल्यू हम कम रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस भी कम रहेगा। और जब रेजिस्टेंस हमारा कम रहेगा तो हमारी करंट क्या जाएगी, ज्यादा फ्लो करेगी। तो हम चाहते हैं किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की जो कंडक्टर होते हैं उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होनी चाहिए, एज पॉसिबल एज लो। जितनी ज्यादा से ज्यादा लो हो सके उतना ही हमारा कंडक्टर मेटल क्या होगा, बेस्ट कंडक्टर होगा। ठीक है, लेकिन उसी के जस्ट अपोजिट साइड देखो, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट यहां से देखो, इंसुलेटर लाइक रबर ग्लास हैव रेजिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to the power 12 to 10 raised to the power 17। यहां देखो रेंज, पहली रेंज कितनी थी, यहां -8 में है तो गुड कंडक्टर है। अब रेजिस्टिविटी कितनी हो रही है, 10 raised to the power 12, 10 raised to the power बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, to 10 raised to the power 17 ओम मीटर। मतलब वेरी वेरी हाई रेजिस्टिविटी, वेरी वेरी हाई रेजिस्टिविटी। जब रेजिस्टिविटी वेरी हाई होगी इसका मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस भी बहुत हाई होगा और करंट हमारी वेरी वेरी लो, बहुत लो फ्लो करेगी। इसका मतलब हमारे जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, रो की वैल्यू वेरी हाई होती है और फ्लोइंग करंट क्या होता है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। करंट क्या होता है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। तो उसमें हमारे पास कुछ मटेरियल आ जाएंगे, अभी उनको देखेंगे। बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द वेरी हाई विथ टेम्परेचर। अब क्या कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस और दूसरा जो तुम्हारा प्रॉपर्टी है कौन सी, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वेरी वेरी मतलब चेंज होती है विथ टेम्परेचर। अब सर्किट में जैसे हम रूम टेम्परेचर या कोई जहां प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं हम टेम्परेचर चेंज करें तो हमारी इनका नेचर भी बदलेगा। किसका, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इसका सिंपल सा मीनिंग है किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी चेंज एज विथ चेंज द टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ क्या होगा, चेंज होता जाएगा ये भी वैल्यू। ठीक है, अंतर क्या होता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी? अच्छा देखो, रेजिस्टेंस क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है, एक सर्किट का रेजिस्टेंस इतना लगा दिया। अब एक जो हमने मटेरियल यूज किया वो उसकी प्रॉपर्टी है, अभी हम देखेंगे और आगे तरीके से। ठीक है, ये किसी जैसे हमने मान लिया यहां पे हमने लिया कॉपर। अब कॉपर का हम चाहे छोटा सा टुकड़ा ले लें चाहे बहुत बड़ा वायर ले लें, इन सब की रेजिस्टिविटी जो होगी वो सेम होगी, सेम मटेरियल। ये इसकी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है कि वो कितना करंट का अपोज कर रहा है, ये उसकी प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, प्रॉपर्टी। ठीक, आगे देखते हैं। टेबल 12.2 रिवील्स दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ एन alloy is generally
higher than that of its constituents metal. Alloy do not oxides मतलब burn readily at the high temperatures. For this reason they commonly used in the electrical heating device. इसका रीजन क्या है, हम क्या यूज करते हैं जनरली, alloy. alloy का क्या होता है, जब भी कोई alloy होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई. क्या बोल रहा है, मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई. देखो लिखा है, alloy is generally higher than that of its constituents metal. Resistivity of an alloy, resistivity क्या होती है इसकी, बहुत ज्यादा. alloy do not oxides or burn readily at high temperature. मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा तो इजीली बर्न नहीं होगा. तो इस केस में क्या कह रहा है, लाइक इनका यूज कहाँ करते हैं, दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस. इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस कौन सी, इलेक्ट्रिक आयरन में यूज करते हैं, टोस्टर में यूज करते हैं. फिर इसमें दो एग्जांपल्स हो गए. Tungsten is used almost exclusively for the filament of electric bulb, whereas copper and aluminum are generally used for the electrical transmission line. हम करंट को फ्लो करने के लिए किसका यूज करते हैं, कॉपर एंड एल्युमिनियम. कॉपर एंड एल्युमिनियम. जब हमें लॉन्ग वायर के लिए हम जनरली एल्युमिनियम यूज करते हैं क्योंकि ये कॉपर से सस्ता होता है. और घर में जितनी भी वायर यूज होती है हाउस होल्ड में, सब में हम क्या यूज करते हैं, कॉपर वायर. ठीक है, क्योंकि कॉपर ज्यादा कॉस्टली है एल्युमिनियम से, इसलिए हम एल्युमिनियम जो हाई टेंशन लाइन इन सब में एल्युमिनियम यूज नहीं, कॉपर यूज नहीं करते हैं, कॉस्टली होता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ कंडक्टर दिए जा रहे हैं और उनकी रेजिस्टिविटी दी गई है. हम जरा इनको देख लेते हैं. ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया, 1-2%, धीमे धीमे आ जाएगा. 1-2% आ जाए यही बहुत है, बस पढ़ते रहो बस. सर सब कुछ आ रहा है समझ. चलो वेरी गुड. अभी देखना जब इसके न्यूमेरिकल करवाएंगे, अभी तो हमने 2-3% बताया है. ये तो सब हम बच्चों वाली चीजें समझा रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि बहुत बहुत आसान है. असली खेल तो अब शुरू होने वाला है थोड़ी देर बाद. इलेक्ट्रिसिटी तो है ही नहीं अभी, ये तो सब बच्चों वाली चीजें पढ़ रहे थे. चलो आगे देखते हैं. अभी तो हम सिर्फ रीड कर रहे हैं, असली खेल तो जब इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, प्रॉपर्टीज आएंगी, तब मजा आएगा देखना. अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द सबस्टेंस एट टेम्परेचर कितना दिया है, 20 डिग्री सेल्सियस. कितने टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेल्सियस. इसको रीड करने की, लर्न करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, जैसे कुछ हमारे पास कंडक्टर हैं, इन कंडक्टर को देख, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी. ठीक है, ये कंडक्टर्स हैं जिसमें जनरली हम किसका यूज करते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम का. ये इसकी रेजिस्टिविटी दी गई 10⁻⁻⁸ ओम मीटर है, बहुत कम है, लेस है, तो इनका हम जनरली, इनमें क्या होता है, करंट फ्लो कर जाता है. ठीक है, फिर इसके बाद हम एलॉय यूज करते हैं. एलॉयस का जनरली यूज कहां पर होता है, अरे हीटिंग डिवाइसेस में. ठीक है, इसमें कुछ एलॉयज हैं, इनकी देखो कंडक्टिविटी ये है, रेजिस्टिविटी ये है. ठीक है, फिर कुछ हमारे इंसुलेटर हैं, जितने भी इंसुलेटर हैं उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, वेरी वेरी हाई. उसमें इंसुलेटर्स में कौन से आ रहे हैं, ग्लास, हार्ड रबर, एबोनाइट, डायमंड एंड पेपर ड्राई. दीज आर द सम सबस्टेंसेस. इनको दिमाग में बैठा लो, कंडक्टर, एलॉय और इंसुलेटर्स. कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बहुत लो होती है और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी वेरी हाई होती है. ठीक है, आगे चलते हैं. समझ में आ रहा है ये टेबल सिर्फ रट लेना है, मतलब रटना नहीं, एक बार देख लेना है. लिख रहा है नीचे, यू नीड नॉट बी मेमोराइज दीज वैल्यूज, यू कैन यूज दीज वैल्यूज फॉर सोइंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट. अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट छोटा सा और बहुत अच्छा वो आ गया, क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल. ये इतना शानदार न्यूमेरिकल है, उतना ही ईजी है. कह रहा है एग्जाम्पल 12.3. इससे पहले हम तुमको एग्जाम्पल 12.1 का न्यूमेरिकल और 12.2 का न्यूमेरिकल करवा चुके हैं. 12.1 न्यूमेरिकल तुम्हारा करंट बेस्ड था, 12.2 न्यूमेरिकल तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस बेस्ड था. अब थर्ड न्यूमेरिकल है 12.3. ये तुम्हारा किस पे बेस्ड है, जनरली करंट या रेजिस्टेंस, जिस पे भी है, रेजिस्टेंस पे. देखना, हाउ मच द करंट विल बी इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम द 220 वोल्ट सोर्स if the resistance of the bulb filament is equal to this one. B, how much current will be an electrical heater coil draw from the 220 volt source if the resistance of heater coil is this one. देख लो, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फिगर बना के तुमको प्रॉपर वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ दो क्वेश्चन है. 12.3 का A, how much current will drawn electric bulb draw from 220 volt source if the resistance of the bulb filament is equal to 1200 ohm. देखो, ये हमारा सर्किट बनाते हैं पहले.
क्या बनाते हैं, सर्किट। सर्किट में एक हमने लगा दिया छोटा सा प्यारा सा बल्ब, और बल्ब लगाने के बाद हमने एक इसमें अमीटर लगाया। अमीटर का वर्क क्या करेगा, ये करंट मेजर करेगा। और एक हमने प्लग की लगा दी, और प्लग की हमने इसको ऑन ऑफ करके रखा। ये तुम्हारा बल्ब है, ठीक है। हमारे पास इसमें जो जो वैल्यू तुम्हारी दी गई है हम उन वैल्यू को लिख लें। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू कितनी दी गई है, 220 वोल्ट। कितना लगा है, 220 वोल्ट। ये तुम्हारा बल्ब है। बल्ब का रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया गया है, R इक्वल टू 1200 ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। याद रखना रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू। बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होगी इसमें, करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ये देखो प्लस है तो करंट इस तरीके से ऐसे फ्लो करेगी, ये बल्ब में जाएगी, और बल्ब को, क्योंकि सर्किट हमारा क्लोज्ड पाथ है, तो करंट तुम्हारी इस तरीके से फ्लो करेगी, ठीक है, +2 ऐसे माइनस की तरफ। अब इसमें तुम्हारे पास करंट तो फ्लो कर रही है, यही हमें फाइंड आउट करनी है। रेजिस्टेंस कितना दिया गया, 12 ओम। हमारे पास R की वैल्यू है 1200 ओम, और V की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 220 वोल्ट। अब हम RV हमको फाइंड आउट करना है I की वैल्यू, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लगा दें। सिंपल से हम अप्लाई करते हैं बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। तो I बराबर क्या होता है, V ओवर R। सो I इज इक्वल टू V की वैल्यू 220 अपॉन 1200, तो कितना आ जाएगा, 0.18। अच्छा, I की वैल्यू तुम्हारी जो आ गई है 0.18, ये क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। आंसर। तो तुम्हारे सर्किट में कितनी करंट फ्लो करेगी, 0.18 एम्पियर। कोई डाउट, अरे सिंपल सा ओम्स लगा दिया बबुआ जैसा, एकदम छोटा सा। अब अगला देखो बी पार्ट, इसका बी पार्ट देखते हैं। अब हमसे कह रहा है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिकल हीटर कॉइल ड्रॉन फ्रॉम 220 वोल्ट इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। आप देखो सिंपल सी क्या बात कर रहा है, एक ये सर्किट बनाओ, सर्किट में ये तुम्हारी लग गई सप्लाई, कितनी है 220 वोल्ट। यहाँ बल्ब की जगह क्या लगा दिया तुमने, ये हीटर लगा दिया, ये हीटर लगा दिया। यहाँ अमीटर लगा दिया, अमीटर क्या करेगा, सर्किट का करंट मेजर करेगा। यहाँ प्लग की लगा दी, प्लग की ऑन करके रखी, ऑफ कर दी, है ना। तो यहाँ से जो ये रेजिस्टेंस है R, ये कितना दिया गया, 100 ओम। अब हम फिर से निकालो इसमें I की वैल्यू, यही तो करना है, तो फिर से ओम लगा दो। जो जो गिवन है वो लिख लेना, V इक्वल टू 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस R इक्वल टू 100 ओम, I इज इक्वल टू V ओवर R 220 अपॉन 100। तो ऐसा हमें मालूम है कि ये डिवाइड करेंगे तो 2.2 एम्पियर आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, 2.2 एम्पियर। दोनों क्वेश्चन में कहीं डाउट, अरे बड़ा आसान है, इसको निपटा दिया, इसको निपटा दिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12.4। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर टोटल न्यूमेरिकल बेस्ड है, अगर न्यूमेरिकल आएगा तभी मजा आएगा, न्यूमेरिकल नहीं आए, फार्मूला नहीं याद हुए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल 12.4। The potential difference between the terminal of an electrical heater is 60 volt. But when it draw the current of 4 ampere from the source, what current will be the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? देखो इस क्वेश्चन को क्या समझते हैं, कैसे कर रहा है। द पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होता है, V होता है, बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटर इज 60 वोल्ट, ठीक है। एंड व्हेन करंट इज ड्रॉ 4 एम्पियर, तब करंट कितनी ड्रॉ कर रही थी, 4 एम्पियर। तो देखो मैं पहले बात क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 60 वोल्ट, कितना है 60 वोल्ट। करंट कितना जा रहा है, I इज इक्वल टू 4 एम्पियर, ठीक है। ओम्स लॉ लगा दो, ओम्स लॉ हमने लगा दिया, R इक्वल टू V अपॉन I इज इक्वल टू 60 वोल्ट अपॉन 4 एम्पियर। तो कितना हो जाएगा ये 15 ओम। हाँ जी, वोल्टेज चेंज करें तभी रेजिस्टेंस सेम ही रहता है ना। नहीं, वही तो निकालने वाले हैं, वही चीज तो तुमसे पूछ रहा है।
देखो शुरुआत में जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हाँ, कितना same, था, हाँ, 60 वोल्ट, करंट कितनी फ्लो कर रही थी, 4 60 एम्पियर। वोल्ट, हमने तुम्हें नहीं बताया था 4 एम्पियर। आर आई और वी के हाँ, बीच में रिलेशन, आर और आई क्या होते थे, इनवर्सली हाँ, प्रोपोर्शनल, हाँ, और आई और वी क्या थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आर बढ़ेगा तो आई कम होगा, आई कम होगा तो वी कम होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब हमसे क्या हाँ, कह रहा है, रेजिस्टेंस हमको मिल गया। हमसे कह रहा है व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। पहले कितना था पोटेंशियल डिफरेंस, 60 वोल्ट था। अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट से कितना कर दिया, 120 वोल्ट। तो अब बताओ क्या कह रहा है, व्हाट इज द करंट विल बी हीटर। अब करंट कितना फ्लो करेगा, हमने आर की वैल्यू कितनी निकाल ली, 15 ओम। तो अब देखो करंट आई इज इक्वल टू 15, कितना होता है, वी ओवर आर। वी की वैल्यू कितनी कर दी, 100 से 120। रेजिस्टेंस कितना हमको मिल गया, 15। 15 15, 120 डिवाइडेड बाई 8, 15 कितना होता है, 8। तो देखो अब 8, करंट आई कितना हो गया, आई इज इक्वल टू 8 8 एम्पियर। एम्पियर। करंट चेंज हो गया। करंट कैसे चेंज हो गया, वोल्टेज जस्ट 60 वोल्ट से डबल हो रहा है, 120 वोल्ट। तो करंट कितना हो रहा है, 4 एम्पियर से जस्ट डबल 8 एम्पियर। तो एज वी इंक्रीज द वोल्टेज 2 टाइम्स, तो करंट विल आल्सो इंक्रीज 2 टाइम्स। रेजिस्टेंस हमने जो सर्किट का था वो सेम रखा। समझ में आया ये क्वेश्चंस कितना डेप्थ वाला था। ये तुमको वही प्रैक्टिकल करवा रहा है जो पीछे हमने पढ़ी थी, एक्टिविटीज पढ़ी थी ना, उसी पे बेस्ड है ये न्यूमेरिकल। बहुत शानदार न्यूमेरिकल है। बच्चों को यही नहीं पता चल पाता कि इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है। इस न्यूमेरिकल की थीम बता रहा है व्हेन वी इंक्रीज द वोल्ट फ्रॉम 160 वोल्ट टू 120 वोल्ट। और 160 वोल्ट पे करंट हमारा कितना था, 4 एम्पियर। तो 120 वोल्ट पे करंट हमारा कितना हो गया, 8 एम्पियर। एज वी इंक्रीज द 2 टाइम्स वोल्टेज, so करंट विल आल्सो इंक्रीज 2 टाइम्स। हो गया, कितना शानदार क्वेश्चन था। तो न्यूमेरिकल हमारे 4 हो गए। कौन कौन से, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4। इन चारों न्यूमेरिकल में कोई डाउट। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। एक एक बड़े धीमे धीमे पढ़ते जाओ, आ जाएगा सब एकदम। और ये पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड ही मानो तुम, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि तुम्हें थ्योरी वाला है। पूरा टेक्निकल चैप्टर है और बहुत शानदार चैप्टर है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12.5। Resistance of a metal wire of length 1 meter is 26 ohm at 20 degrees Celsius. If the diameter of the wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at the temperature? Using table 12.2, predict the material of the wire. हम पता करते हैं। हमें इस चैप्टर में सबसे पहले हम क्या, इस क्वेश्चंस में हम क्या बोलेंगे, पता करेंगे गिवन, क्या क्या तुम्हारा गिवन है। ठीक है, जो जो गिवन है हम वो निकाल लेते हैं। क्या क्या हमारा वैल्यू गिवन है, सबसे पहले गिवन है लेंथ ऑफ वायर कितनी है, L इक्वल टू 1 मीटर। हम इसको मीटर में रखेंगे, L इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस R की वैल्यू कितनी दी गई है, 26 ओम। 26, और टेम्परेचर हमारा है 20 डिग्री सेल्सियस। इसको हमें लेना देना नहीं है क्योंकि ये हमारे फार्मूले में आता ही नहीं है। वी नो दैट रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L बाई ए होता है। उसके बाद अब हमारे पास दिया गया है द डायामीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm। कितना दिया गया है, 0.3 mm। अब देखो ये क्या चीज नौटंकी है, इसको समझ लो। हम बहुत बड़े से ये तुम्हें वायर बना के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया, वायर। इस वायर का ये डायामीटर D की वैल्यू कितनी है, यही तुम्हारा डायामीटर है, D इज इक्वल टू 0.3 mm। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 0.15 mm। रेडियस हाफ हो जाता है, या ये भी करके बता दें, R इक्वल टू D/2। सो R की वैल्यू कितनी हो गई, रेडियस इतना हो गया। अब देखो यहाँ लेंथ मीटर में है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस तुम्हारा ओम में है, और रेजिस्टिविटी तुम्हारी क्या होती है, ओम मीटर। तो ये mm में है, तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर लें, मीटर में। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर। कितनी हो गई, 10⁻³ मीटर। और अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ठीक है,
कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ठीक, अब हम हमसे क्या पूछ रहा है, हमने सबको कन्वर्ट कर लिया mm को। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल ऑफ एट द सेम टेम्परेचर। अब तुम ये बताओ, हमको निकालना क्या है, हमको हमारा टारगेट निकालने का है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी रो। तो हमने जानते हैं वी नो दैट R इज इक्वल टू रो L बाई ए फार्मूला होता है। तो यहां से रो की वैल्यू कितनी आएगी, R इंटू ए अपॉन L आ जाएगी, रेजिस्टिविटी यही हुई। अब देखो यहां से R तुमको मालूम है, L मालूम है, सॉरी यहाँ L नहीं आएगा, A आएगा ना। तो यहाँ पे हो गया R, और R के बाद A की वैल्यू कितनी होती है, पाई R स्क्वायर बाई L। ठीक है, हो गया ना। बाकी इन सब की वैल्यू पुट कर दो। हाँ जी, नहीं आया समझ में। मिलीमीटर से मीटर में कैसे चेंज किया? मिलीमीटर से मीटर में, देखो यहाँ पे देख लो हाँ। कन्वर्जन कैसे होता है। देखो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 मिलीमीटर हुआ, और 1 मीटर हाँ। बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 100 हाँ। इंटू 10 कर दो, मिलीमीटर हो गया। सो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, 10⁻³ मिलीमीटर हो गया। तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, ये 1/10⁻³ मीटर आ गया। तो ये 10⁻³ ऊपर चला गया, 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सेंटीमीटर, मिलीमीटर और मीटर में कन्वर्जन। वेरी गुड। ठीक है, तो तुम्हारे पास यहाँ पे जो चीजें बन के आई उसको देख लेते हैं। ठीक, अब देखो ये तुम्हारा फार्मूला बन गया। तो यहां से हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू, R की वैल्यू कितनी है, कितना दिया गया है 26, इंटू पाई की वैल्यू 22/7, इंटू R की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, -3 नहीं है 4 है, कितना है 4, 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर अपॉन L की वैल्यू कितनी थी 1 मीटर। इसको तुम सॉल्व कर लो पूरा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आई, अप्रोक्सीमेट ये आ गई, कितने बराबर आ गई, ये पूरा टोटल सॉल्व करोगे ये सब, तो हमारी वैल्यू आ गई 1.84 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, कितनी आ गई -8 ओम मीटर। अब गौर करके देखो यहाँ पे -8 है, हमने देखा था जिनके पावर में -8 था वो ज्यादातर कैसे हैं, कंडक्टर, कंडक्टर हैं, जिनकी वैल्यू ज्यादा है वो जनरली क्या है, कंडक्टर। तो हमारे पास ये सीधी से बता रहा है द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 1.8 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। फ्रॉम द टेबल वी सी दैट दिस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नीज। कौन सा मटेरियल की ये है रेजिस्टिविटी, मैग्नीज। चाहो करके देख लेते हैं, ये किस मटेरियल की है, मैग्नीज। पर सर इसमें तो 4L लिए लेंथ। 4L क्या है? कौन सा 4L 4L? कहाँ पे बताओ जरा, ये 4L। अरे इसने क्या किया ना, इसने D को चेंज नहीं किया है, इसने जो D है ना, इसने क्या लिखा है, रेडियस को सीधा लिख लिया इसने 2D ए, D इज इक्वल टू R/2। ये D नहीं चेंज किया, इसलिए इसकी तरफ मत जाओ, तुम सीधा अपना वैल्यू पुट करके तब वैल्यू रखो। ठीक है, समझ में आया न्यूमेरिकल। नेक्स्ट चलते हैं 12.6।
नाउ न्यूमेरिकल नंबर 12.6। 5 न्यूमेरिकल हो गए, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल है। जरा गौर करके देखो, पहले न्यूमेरिकल में उसने क्या बताया था, करंट का रिलेशन बताया था। क्या बताया था, करंट। दूसरे में वोल्टेज, तीसरे में उसने क्या है, रेजिस्टेंस। चौथे में तुमने उसने क्या बताया था, V और I के बीच में रिलेशन, जो V और I में क्या रिलेशन है, मतलब R के बीच में। पांचवें क्वेश्चन में उसने पूछ दिया था तुमसे रेजिस्टिविटी। और छठवां क्वेश्चन अब देखो, करंट भी पूछ दिया, V भी पूछ दिया, रेजिस्टेंस भी पूछ दिया, IVR में कैसा चेंजमेंट हो रहा है। और छठवें पे तुमने, पांचवें में उसने रेजिस्टिविटी निकाल दी। हम रेजिस्टिविटी की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि मटेरियल हमारा किस चीज का है, ठीक है, कंडक्टर है कि क्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल 6। A 4 ohm resistance wire is doubled on it. Calculate the new resistance of the wire. क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस कितना है, A 4 ohm resistance wire is doubled. Calculate the new resistance of the wire. मतलब एक वायर है, उसको हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, उसका जो नया रेजिस्टेंस होगा वो हमें मेजर करना है। वैसे इसको तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पहले प्रीवियस में हमने इसको पढ़ लिया था। रेजिस्टेंस चेंज करते हैं तो करंट कैसी हो रही थी, रेजिस्टेंस डबल किया था ना, एक वायर की लेंथ डबल की थी तो करंट हाफ हो गई थी। उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। अब देखो, जैसे इसको हम करके तुम्हें दिखा देते हैं। देखो समझो, इस क्वेश्चन को समझो। हमारे पास क्या गिवन है, सबसे पहले वी आर गिवन, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कितना दिया गया, आर। व्हेन ए वायर इज डबल्ड ऑन इट, वायर को हमने क्या कर दिया, डबल, द लेंथ वुड बी बिकम हाफ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया वुड बी डबल, ठीक है। That is wire of length L and the cross sectional area of A becomes the length L by 2 and cross sectional area becomes 2A। कैसे, नहीं आया समझ में ना, ये नहीं आया। देखो हमारे पास पहली कंडीशन देखो, हम इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, और ये क्वेश्चन समझ लिया मतलब चैप्टर समझो 60% कंप्लीट। इतना शानदार क्वेश्चन है ये। हमने कह रहा है एक वायर है ये, इसकी लेंथ L1 हमने ले ली L, ठीक है। इसकी केस में रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू कितनी है, 4 ओम, ठीक है। अब हमसे कह रहा है सेकंड कंडीशन, इफ द लेंथ बिकम हाफ, आधी कर रहा है ना लेंथ। अब देखो लेंथ कितनी की जा रही है, सेकंड कंडीशन समझना, ये L थी, लेंथ इतनी हो गई, L2 की वैल्यू कितनी हो गई, L/2। अब सेम वायर को जब हम कम कर देंगे, छोटा करेंगे, तो जो उसका मटेरियल यूज हुआ है वो तो थोड़ी ना कम हो जाएगा। अगर कोई चीज इतनी सारी है उसको बढ़ाएंगे तो वही मटेरियल से लंबी हो रही, इसका मतलब वो पतला हो जाएगा। अब जो चीज पतली है, इतनी है, उसको और छोटा कर दो तो कहीं ना कहीं थिकनेस बढ़ेगी ना। तो जैसी लेंथ कम करेंगे तो वायर की थिकनेस क्या हो जाएगी, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल A1 = A है तो यहाँ A2 की वैल्यू कितनी हो रही है, डबल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वायर हमारा क्या हो रहा है, और छोटा हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो उसकी मोटाई बढ़ जाएगी। बात ये है, आया समझ में। अगर हम तुम्हें पकड़ के खींच दें तो पतले हो जाओगे, और तुम्हें पकड़ के दबा दे तो मोटे हो जाओगे, क्योंकि मास तो तुम्हारा वही है, मास तो थोड़ी ना कम ज्यादा कर रहे हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो जाएगी, ठीक है। तो अब तुम देखो इसमें क्या क्या चेंज हो रहा है। पहली कंडीशन पे R1 की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, पहली कंडीशन पे R1 रेजिस्टेंस कितना था, रो L1 A1। और दूसरी कंडीशन पे हमारा क्या है, रेजिस्टेंस कितना पूछ रहा है, R2 मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, लेंथ L2 और क्रॉस सेक्शनल एरिया A2। यही दो चीजें हो गई। ये तुम्हारा पहला केस है, ये तुम्हारा दूसरा केस है। अब इन केस पे इनके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दो। पहले केस में R की वैल्यू कितनी है, 4, दूसरे रेजिस्टिविटी कितनी है, रो, लेंथ कितनी थी, L, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A। इस केस में देखो R2 की वैल्यू कितनी है, यही निकालनी है, रेजिस्टिविटी कितनी है, रो, ये तो चेंज नहीं होगी, L की वैल्यू, L2 की वैल्यू कितनी है, L/2, आधी कर दी, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, 2A। जनरली इस क्वेश्चन में जो मिस्टेक होती है वो कहां पर होती है बच्चे, लेंथ तो L2 को हम L/2 कर देंगे, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल करना भूल जाएंगे, ये नहीं करेंगे, भूल जाएंगे, तो यही मिस्टेक हो जाती है। अब इन दोनों वैल्यू को हम क्या करें, डिवाइड कर दें, क्या कर दें, डिवाइड कर दें।
तो हमें दोनों निकालने के लिए हमें डिवाइड करने में हमें क्या करना होगा, सिंपल सा क्या करेंगे, R2 लेफ्ट साइड को लेफ्ट से डिवाइड कर दिया, रो L बाई ए अपॉन रो L बाई 2 अपॉन 2a, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा R2 बाई 4 इज इक्वल टू, रो से रो कट गया, तुम्हारा ये हो गया L, ये अपॉन में 2a है, तो L अपॉन a डिवाइडेड बाई L अपॉन ये कितना, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4a, अंदर अंदर मल्टीप्लाई होता है, बाहर बाहर होता है। तो सिंपल सा तुम्हारा हो गया R2 बाई 4 इज इक्वल टू, बड़े ध्यान से करना, 4a इंटू एल ऊपर हो गया, अपॉन में कितना हो जाएगा a इंटू एल, ये a है ये l है, तो a से a कट गया, l से l कट गया, R2 बाई 4 इज इक्वल टू कितना बचा 4, कितना बचा 4। R2 बाई कितना बचा, अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें R2 निकालना है ना, तो यहाँ बचा 4, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, हमें तो रेजिस्टेंस निकालना है ना। अरे ये देखो यहाँ मिस्टेक कर गए ना, L बाई 2 है, हम कुछ और लिख रहे हैं, हम कुछ ये 2 के बाद हम कुछ और लिख रहे थे, क्या चीज, आपने कौन सी इक्वेशन को कौन सी से डिवाइड किया है, सेकंड को 1 से या 1 को सेकंड से? अरे हम बता दे रहे हैं, देखो कौन सी किया है, देखो ये वाली थी, हमारा R की वैल्यू कितनी निकली थी, R की वैल्यू कितनी निकली थी, R इज इक्वल टू रो L बाई ए था, सेकंड कंडीशन पे हमारा R क्या था, R1, रो रेजिस्टेंस लेंथ हमने कितनी की थी, L2 की वैल्यू हाफ कर दी थी, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना किया था 2a, ठीक है। 2a। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में डिवीजन कर दो, तो जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसको ऊपर रखते हैं और जो पहले ओरिजिनल थी उसको नीचे रखेंगे। तो हमने क्या किया, R1 अपॉन R, ऐसे भी कर लो ना, R2 लिखो, तो ये कितना हो जाएगा, रो हमने उल्टा लिख दिया था है ना, ये वाली ऊपर रखनी चाहिए थी, हाँ भाई, L बाई 2 अपॉन में कितना हो जाएगा ये 2a डिवाइडेड बाई, ये बड़ा डिवीजन है, ये बड़ा डिवीजन है ना, अपॉन रो L बाई ए, रो L बाई ए, तो R1 अपॉन R कितना हो जाएगा, ये सब कुछ रो कट गया, यहां से आ जाएगी वैल्यू तुम्हारी कितनी, इसको सॉल्व कर लो, L इंटू ए अपॉन 4LA, ए से a कट गया, L से L कट गया, R1 अपॉन R इज इक्वल टू कितना आ गया 1 बाई 4, ठीक है। तो R1 इज इक्वल टू कितना हो गया R बाई 4, अब R की वैल्यू तुम्हारी 4 दी गई है, तो 4 अपॉन 4 कर दिया, इसको काट दिया 1 ओम, सो R की वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम। अगर ऐसे ना समझो तो ये समझ लो, दोनों तरीके कैसे भी हो सकता है, एक बार फिर से बता दें क्या, नहीं आया थोड़ा, हाँ यहाँ से एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है। R1 तुम्हारा कितना था, कितना ओम रेजिस्टेंस है 4 ओम, L1 की वैल्यू कितनी है शुरुआती L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 इक्वल टू A, ठीक है। इसकी रेजिस्टिविटी क्या है रो। सेकंड कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, सेकंड कंडीशन को हम थोड़ा सा डार्क से दिखा दे रहे हैं, R2 हमको फाइंड आउट करना है, कितना करना है फाइंड आउट करना है, L2 की वैल्यू हमने क्या कर दी L बाई 2, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2a, रेजिस्टिविटी हमारी सेम है, ठीक है। हमको फाइंड आउट क्या करना है R2, तो हम क्या करेंगे R2 अपॉन R1 करेंगे, ठीक है। और हमारा फार्मूला क्या होता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो अब R2 की वैल्यू देख लो क्या क्या है, R2 की वैल्यू है रो, L की वैल्यू कितनी है L बाई 2 अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया 2a, R1 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, ये तो अभी यहाँ रखेंगे, ठीक है। रेजिस्टिविटी रो, लेंथ कितनी है L अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया A, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना हुआ रो अपॉन रो
और ये कितना हो जाएगा L इंटू ए अपॉन 2 और 2 कितना हो गया 4L इंटू ए। तो एक ए से ए कट गया, L से L कट गया, सिग्मा से ये कट गया, तो हमारी R2 अपॉन R इज इक्वल टू 1/4। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा R2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू R1, और 1/4 R1 की वैल्यू 4 दी गई है, 4 ओम रेजिस्टेंस एक कट गया, कितना आ गया 1 ओम रेजिस्टेंस। सिंपल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, नोट कर लो। ये नेक्स्ट बताएं आगे। हमारे एग्जाम्पल 12.6 हो गए, इसके न्यूमेरिकल बाद में करवा देंगे, ठीक है सर। हाँ इससे जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसका मेरा आंसर 2750 into 10 to the power -8/7 आ रहा है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, ठीक है। ओके। अब हमने सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक जो चीज पढ़ी वो क्या था हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ही हमारा क्या कर रहा है सर्किट को ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं रेजिस्टेंस 12.6 कितना है इसमें पढ़ने को। इसमें अभी ज्यादा है, ये कौन सा टॉपिक है 12.6 के बाद सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। हम थोड़ा सा और बता देते हैं इसको, ठीक है। देखो उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस 12.6 रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स क्या हो गए, रेजिस्टेंस तो तुम्हें पता है R, इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो हमारे पास रजिस्टर है R1 R2 R3 एंड सो ऑन, इनकी हम एनालिसिस अब करने जा रहे हैं। देखो in the preceding section we learned about some simple electric circuit. We have noticed how to current through the conductor depends upon the resistance and the potential difference across its end. क्या वही बात कर दी कि रेजिस्टेंस करंट और V इनके आपस के बीच में क्या रिलेशन था, हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा। अब हमसे कह रहा है इन वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वी ऑफन यूज रजिस्टर्स इन वेरियस कॉम्बिनेशन। हम क्या यूज करते हैं वेरियस रजिस्टर्स। यही रजिस्टर्स जो तुम्हारे होते हैं ना R, इसी को हम लोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोड। और जो घर की हमारी सर्किट होते हैं ना, घर की सर्किट, इसमें बहुत सारे लोड लगे होते हैं। बहुत सारे लोड कैसे लगे होते हैं, जनरली हमारे पास जैसे बल्ब हो गया, गीजर हो गया, है ना, प्रेस हो गया, आयरन हो गया, टीवी हो गई, फ्रिज हो गई, ओवन हो गया, ये सारे क्या होते हैं लोड। इन्हीं को हम बोल देते हैं, एक है R1, दूसरा है R2, तीसरा है R3, चौथा R4। R1 हो गया बल्ब, R2 हो गया तुम्हारा टीवी, ओवन, ठीक है। जो जो चीज तुम्हारी AC जो तुम लगाना चाहो, यही तुम्हारे घर के लोड क्या है रजिस्टर। अब मत भूलना कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर समझ लो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इन वेरियस इलेक्ट्रिकल, यही लोड होते हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है इन वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, ये गैजेट्स में ही तो ये सारी चीजें आती हैं, जितनी चीजें अभी हमने लिखी वो सारी गैजेट्स में है। We often use resistors in various combination. We now therefore intend to see how Ohm's law can be applied in the combination of resistors. Most important word क्या है combination of resistors. There are two kinds of joining of the resistors together. Resistors के कितने मेथड है, दो मेथड्स हैं। Shows an electric circuit in which three resistors having resistance R1, R2, R3. कौन सा रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस की हम एनालिसिस करेंगे R1, R2 एंड R3। ये तीन कोई गैजेट्स ले लिए, ठीक है। आर ज्वाइंट एंड टू एंड, हियर इज रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। क्या बोलेंगे, रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। अब हम समझ लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन एक मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म आया था, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में क्या आ जाएगा तुम्हारा, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर देयर आर टू टाइप्स। पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज और दूसरा क्या है पैरेलल। दो कॉम्बिनेशन हमें पढ़ने हैं यहाँ पे। तो इसने बोला है here the resistors are to be connected in series. So there are two method of connecting the resistors. First one is series, second one is parallel. Now इन दोनों को चेक करते हैं क्या होते हैं इन मेथड्स को। बहुत इजी है और बहुत शानदार टॉपिक है, तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी का सबसे शानदार चैप्टर टॉपिक।
ये देखो पहला आ गया। इस हम सबसे पहले बनाएंगे एक अपना सिंपल सर्किट। हमने अभी तक एक सर्किट बनाया था बल्ब वाला, यही हम पढ़ते आए। सबसे पहले एक सिंपल सर्किट, यहाँ तुम्हारी बैटरी लगी थी, यहाँ प्लग की लगी थी, यहाँ तुम्हारा अमीटर कनेक्ट था, ये था बेसिक सर्किट, प्लस माइनस, ये तुम्हारा बल्ब है, यही हमने बेसिक सर्किट पढ़ा था। ये तुम्हारी करंट आई जा रही है प्लस पॉजिटिव टर्मिनल टू माइनस टर्मिनल की तरफ। अब इसी बल्ब को कहाँ रिप्लेस कर दिया गया, इन 3 रजिस्टर से, बस और कुछ नहीं है। बाकी तुम देख लो सेम वही सर्किट है, ठीक है। तो हम इस वाले सर्किट को हटा देते हैं। अब जो वहां सिंगल सर्किट था वहां हमने 3 रजिस्टर कनेक्ट कर दिए। एक रजिस्टर ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। R1, R2, R3। जब भी कभी ऐसे कनेक्ट हो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज। सीरीज का मतलब होता है एक साथ आगे आगे पीछे कनेक्ट करना। तो ये जो तुम्हारा सर्किट है बाकी सब वही सेम रहेगा। कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ। इनकी एनालिसिस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें करंट कहाँ फ्लो होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये अमीटर कनेक्ट कर दिया, अमीटर हमेशा पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट होता है, ठीक है। तो प्लस यहाँ आएगा, माइनस ये रहा, ठीक है। यहाँ पे एक टर्मिनल है एक्स और वाई, इसके बीच में तुम्हारे घर के सारे लोड लगे हैं, ठीक है। ये मान लो R1 तुम्हारा टीवी हो गया, R2 तुम्हारी फ्रिज हो गई, R3 तुम्हारा ओवन हो गया, ये तीनों लोड कनेक्ट हैं। हमने एक बार और चीज पढ़ी थी कि अमीटर हमेशा हम क्या करते हैं, सर्किट के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और वोल्ट मीटर हम कैसे, ये तुम्हारा वोल्ट मीटर लगा है, वोल्ट मीटर हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में होता है, पैरेलल में। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे भी एक चीज देख लो कि यहाँ से तुम्हारा जो करंट जा रहा है ना आई, ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल है अमीटर का, ये नेगेटिव टर्मिनल है। फिर यहाँ देखो ये करंट तुम्हारा इसमें जाएगा तो ये पहले पॉजिटिव टर्मिनल पड़ेगा, ये माइनस टर्मिनल पड़ेगा। इसको भी देखना कि उल्टा कनेक्ट मत कर देना, जिस तरफ से करंट आ रही है उस तरफ तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। क्या काम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना कि इन लोड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ये तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। जब इन्हीं रजिस्टर्स को हम कैसे कनेक्ट कर देते हैं, फिगर 12 शो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू बी बिटवीन एक्स एंड वाई, हियर द रजिस्टर्स सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये तीनों रजिस्टर तुम्हारे कैसे कनेक्ट हो गए, पैरेलल में। पैरेलल में कनेक्ट होने का सिंपल सा मतलब है एक के ऊपर एक, ठीक है। पैरेलल में कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, एक के ऊपर एक कनेक्ट है। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। ये तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जैसे 3 रजिस्टर हैं, एक ये दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों को ऐसे जोड़ दो, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। बहुत कुछ कठिन नहीं करना, बाकी सारा सर्किट एक होगा। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस इस टर्मिनल के अक्रॉस मेजर करना है ए और बी के बीच में, तो ये वोल्ट मीटर हम लगा देंगे ऐसे। अब ये वोल्ट मीटर की रीडिंग इसमें क्या होगी, इस रजिस्टर के अक्रॉस, इस रजिस्टर के अक्रॉस, इस रजिस्टर के। ये पैरेलल के केस में हमारा वोल्ट मीटर क्या होता है, पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है। और करंट डिफरेंट होती है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ऊपर वाला था तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। समझ में आया थोड़ा बहुत? तो आज के लिए हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा लिटिल बिट रिकैप करेंगे। उस रिकैप में हमारे पास 3-4 पॉइंट आ गए। एक हम फिर से क्या करेंगे, I इज इक्वल टू V/R। I से नहीं शुरू करते, हम थोड़ा सा पीछे से चलते हैं, ठीक है। पीछे से क्या चल रहा है, करंट I इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, Q/T। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन Q। और Q की वैल्यू का एक फार्मूला था N × E, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास ओम्स लॉ आया था V इज इक्वल टू IR। यहाँ से तुम्हारे 3-4 फार्मूले बन रहे हैं उसी को इधर उधर घुमाने से। एक तो V इज इक्वल टू IR, और दूसरा I इज इक्वल टू V/R, और तीसरा R इज इक्वल टू V/I। ये तीनों इसी से बन गए, ठीक है। इसके बाद हमने फैक्टर अफेक्टिंग वाला एक टर्म पढ़ा था, रेजिस्टेंस R इज द फैक्टर अफेक्टिंग L/A। R इज इक्वल टू ρL/A, ठीक है। इसी को आगे पीछे घुमा के तुम कुछ भी कर सकते हो। इसी से तुम्हारा फार्मूला बनेगा ρ इज इक्वल टू R × A/L। कुछ भी बन जाएगा। अगर तुम्हें लेंथ निकालनी है तो लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
R इंटू ए अपॉन रो, R इंटू इसी से बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने अगर नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे थे कौन सा, एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर और दूसरा क्या था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ये हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा रीड करके आना। और हमने 12.1 से लेकर 12.6 तक के सारे न्यूमेरिकल कर लेना। छहियों को हमने बताया अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स है। इजी है ना चैप्टर? ठीक है, ओके, बंद करते हैं क्लास। Good evening, sir. गुड इवनिंग।